किताब स्वांतः सुखाय जो श्री बसंत कुमार बिरला ने लिखी है और उसके दूसरे वॉल्यूम से। बसंत कुमार बिरला जी, जैसा आप जानते हैं, श्री जी.डी. बिरला के सबसे छोटे लड़के थे। इस पुस्तक के पेज 231 पर 25वें लेख को आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है पूज्य श्री काकोजी घनश्याम दास जी, और इसमें पूज्य माँ श्रीमती दुर्गा देवी और पूज्य माँ श्रीमती महादेवी का भी उल्लेख है। मैं लेख शुरू करता हूँ पढ़ना। पूज्य काकोजी के संबंध में संक्षेप में लिखना अत्यंत कठिन काम है। काकोजी के जीवन के अनेक पक्ष हैं और एक एक पर लिखने के लिए काफ़ी सामग्री है, इसलिए क्या लिखूं क्या न लिखूं ये प्रश्न मेरे सामने है। पूज्य काकोजी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके बारे में 2-4 पुस्तकें हिंदी में छप चुकी हैं तथा एक पुस्तक अंग्रेजी में लंदन से भी छपी है। उनके जीवन और जीवन दर्शन पर जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई शायद वही सबसे अच्छी है। मरिभूम का वह मेघ, श्री रामनिवास जाजू लिखित, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जी.डी. बिरला अ बायोग्राफी नाम से हुआ है। मेघा कुदेसिया ने कैम्ब्रिज से द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जी.डी. बिरला पर पीएचडी की। इनकी पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। पुस्तक की साज सज्जा उत्कृष्ट तथा विषय वस्तु पठनीय है। इन पुस्तकों के अलावा पूज्य काकोजी के बारे में पत्र पत्रिकाओं में अनगिनत लेख निकले, समय समय पर अब भी निकलते हैं। पूज्य काकोजी के पत्र व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे भी कई पुस्तकों में छप चुके हैं। इनसे आपको मालूम होगा कि पूज्य बापू तथा अन्य भारतीय नेताओं से काकोजी का कितना निकट का संबंध था। विश्व के अनेक प्रमुख हस्तियों से भी उनका परिचय एवं संपर्क रहा। इनसे यह भी विदित होगा कि काकोजी ने राजनीतिक क्षेत्र में स्वाधीनता की लड़ाई में कितना काम किया तथा उनका कितना सहयोग था। उनका पत्र व्यवहार पठनीय सामग्री है करवट बदलते भारत को जानने के लिए। इनसे भारत की आज़ादी के इतिहास के कई प्रमुख प्रसंगों के चित्र सामने आएंगे। उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि समझने में सहायता मिलेगी। अस्तु, मैं पूज्य काकोजी की जिंदगी के कुछ खास प्रासंगिक, कुछ एक मार्मिक घटनाएं लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पूज्य काकोजी का जन्म शुभ संवत 1951 चैत्र शुक्ल नवमी शुक्रवार, तदनुसार सन 1894 में राम नवमी के पावन दिवस में हुआ। कैसा मंगल मुहूर्त। बचपन पिलानी में बीचा, पढ़ाई लिखाई मामूली सी, हिंदी गणित पहाड़े तक सीमित। पहली शादी कुमारी दुर्गा देवी से, सुपुत्री पूज्य महादेव जी सोमानी चिड़ावा, 13 वर्ष की उम्र में। बारात में 1000 व्यक्ति गए। खूब धूमधाम से शादी हुई। इस शादी से एक संतान पूज्य भाई जी श्री लक्ष्मी निवास जी। शादी के प्रायः 4 वर्ष बाद पूज्य माँ का स्वर्गवास। दूसरी शादी कुमारी महादेवी से, सुपुत्री पूज्य प्रेम सुख दास जी करवा, सरदार शहर। काकोजी 18 वर्ष के। इस शादी से 5 संतानें, चंद्रकला बाई, भाई कृष्ण, मैं, अनसुया बाई और शांति बाई। माँ का स्वर्गवास 13 फरवरी 1926 को ओखला में। सन 1910 के आसपास काकोजी कलकत्ता आ गए थे। शुरू में जब अकेले आते थे तो 18 मलिक स्ट्रीट स्थित एक तल्ले पर गद्दी में रहते थे। ये गद्दी अभी तक अपने पास है, भाड़े पर। मासिक किराया 150 रुपये के आसपास। फिर चौरंगी तथा मैफेयर स्थित अपने मकानों में 3-4 साल रहे। वहाँ पर माँ को पिलानी से बुलाया। सन 1915 के आसपास 6 नंबर रेनी पार्क खरीदा। उस समय यह स्थान कलकत्ते के बाहर ही था, इसके आसपास बहुत कम मकान थे। इस मकान के साथ काफ़ी ज़मीन थी। मेरा जन्म इसी मकान में हुआ था। पूज्य जय देवी भुआ जी कहती थीं, इस मकान में माँ बहुत प्रसन्न थीं। माँ की ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय इसी मकान में बीता। पिलानी की हवेली के बाद अपना यह मकान आधुनिक सुविधाओं के साथ हथेली में स्नानागार, शौचालय आदि कमरों से काफ़ी दूर तथा सामूहिक थे।
कमरों में हवा और रोशनी का अभाव रहता। पिलानी में बिजली नहीं थी। उस समय हवेली के पास पेड़ पौधे बगीची उगाने की प्रथा भी नहीं थी। रेनी पार्क के मकान में ये सब सुविधाएं, बिजली, टेलीफोन का भी प्रबंध, पूरी स्वतंत्रता। पूज्य काको जी माँ को इस मकान में कितना आनंद मिला होगा। उस समय तो यह मकान पूज्य काको जी तथा खासकर माँ को स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा ही लगा होगा। पूज्य भुआ जी सुनाती थीं कि उन्होंने माँ के साथ सैकड़ों घंटे हंसी मजाक आनंद से इस मकान में बिताए। भुआ जी की स्मृतियाँ इस मकान की बड़ी मधुर थीं। यह स्थान तो बहुत अच्छा था, पर पूरे परिवार के लिए छोटा पड़ता था। इसलिए काको जी ने सन 1919 में 19 नंबर स्टोर रोड, अब इस सड़क का नाम गुरसदय रोड हो गया है, स्थित जायदाद खरीदी। कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि करीब 19 बीघा जमीन 4 लाख रुपए में श्री सुरेंद्रनाथ टैगोर से खरीदी। टैगोर परिवार रहता तो कलकत्ते में था। यह उनका गार्डन हाउस था। कई बार शाम को यहाँ आते थे। एक बड़ा तालाब इस जमीन के पीछे की ओर था, उसमें स्नान करते। यहाँ साहित्य, कला, काव्य पर वार्तालाप होते। एक आलीशान मकान की योजना नक्शे प्रायः खुद ही बनाए। एक बंगाली फर्म एन गुइन को इंजीनियरिंग के लिए रखा। एक एक भाई के लिए 3-3 कमरे, 2-2 स्नानागार तथा एक लंबे बरामदे की व्यवस्था। मकान बाहर से बहुत सुंदर भव्य बनाया, विक्टोरियन स्टाइल में। सन 1923 में मकान तैयार हुआ। पूज्य काको जी, पूज्य माँ तथा परिवार के और सब सदस्य इस मकान में आए। कितना आनंद आया होगा। पिलानी की हवेली और इस महल में काफ़ी अंतर लगा होगा। माँ का चेहरा मेरे सामने आता है, कितना शांत मधुर भाव। मकान में प्रवेश करने के समय उसका उम्मीद करना स्वाभाविक है कि इस घर में कितने आराम और आनंद पूर्वक रहेंगे। निकट भविष्य में ही क्या होने वाला है मालूम नहीं था। कल्पना ही नहीं होगी कि केवल 2-3 साल के बाद सबको छोड़कर लंबी यात्रा का प्रोग्राम यमराज ने बनाया है। इस मकान का नाम पूज्य काको जी ने बिड़ला पार्क रखा तथा अधिकांश बिड़ला परिवार इस मकान में 2 फरवरी 1955 तक रहा। तत्पश्चात इस मकान को बिड़ला इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम स्थापित करने के लिए भारत सरकार को भेंट किया। यह म्यूजियम भगवान की कृपा से सफलतापूर्वक चल रहा है। नई दिल्ली का भव्य राजमहल 1928 में बना। आलीशान अंग्रेज आर्किटेक्ट ने नक्शे बनाए। बड़े बड़े शयन कक्ष, सबके साथ स्नानागार, ड्राइंग रूम का तो कहना ही क्या। सब कमरों में हवा और प्रकाश। अपने समय का सर्वोत्तम मकान। पूज्य बापू को इसी मकान में गोली लगी। सन 1971 तक हम लोग इस मकान में रहे। फिर सरकार ने मकान ले लिया तथा यहाँ गांधी स्मृति का निर्माण। पूज्य काको जी अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनका दृढ़ निश्चय था कि स्वतंत्र काम करेंगे, खुद कमाएंगे। 19-22 वर्ष की उम्र, यह कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने अपने ससुर पूज्य महादेव जी सोमानी से सलाह की। नानो जी का काको जी पर अपूर्व स्नेह था। नानो जी बड़े सज्जन सच्चरित्र व्यक्ति थे। उन्होंने काको जी को हेसियन बोरे की दलाली करने का प्रस्ताव दिया तथा यह भी आश्वासन दिया कि वे पूर्णतः पथ प्रदर्शन करेंगे। नानो जी के एक मित्र ने उन्हें चेतावनी दी कि घनश्याम दास को सलाह देना खतरे से खाली नहीं है। वह इतना होशियार है कि प्रतिद्वंदिता में सबको हरा देगा। नानो जी ने उत्तर दिया, घनश्याम दास नवयुवक है, उसे उत्साह देना चाहिए। नानो जी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे काको जी को सतत मदद करते रहे। पूज्य काको जी को नानो जी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने GM बिड़ला एंड कंपनी नाम की फर्म स्थापित की, दलाली का काम शुरू किया। नानो जी ने एक बड़े अच्छे विदेशी एजेंसी हाउस से परिचय कराया जहां वे दलाली करते थे। उस समय प्रायः सब जूट मिलें अंग्रेज़ों के हाथों में थीं। एजेंसी हाउस में प्रवेश मिलना आसान नहीं था। उस समय के बड़ा साहब यानी अध्यक्ष की स्वीकृत से ही यह हो सकता था। बड़ी चेष्टा तथा कई वर्षों के बाद किसी भाग्यवान व्यक्ति को सफलता मिलती थी। नानो जी की उदारता का यह नमूना है। उनको यह मालूम था कि उनके खुद के काम पर असर हो सकता है,
तब भी बड़ी प्रसन्नता से काकोजी की मदद की। काकोजी की ज़िंदगी में ये एक बड़ी घटना थी। एजेंसी हाउस में प्रवेश हुआ। काकोजी निपुण चतुर थे। बहुत जल्दी ही अपनी निष्ठा और कौशल की छाप बड़े साहब पर अंकित कर दी। अल्प समय में काकोजी पर उनका पूरा विश्वास हो गया। कामकाज अच्छा चलने लग गया तथा काफ़ी आमदनी शुरू हो गई। उस समय एक एजेंसी हाउस में इतनी सफलता मिलते ही काकोजी की इज्जत चारों तरफ और अधिक हो गई। एक 20-22 वर्ष का नवयुवक इतनी जल्दी इतने प्रख्यात एजेंसी हाउस में इतनी आसानी से घुस सका, वहाँ के बड़े साहब का प्रिय पात्र हो सका, सबके लिए आश्चर्यजनक बात। सबको लगा कि असल में ही इस व्यक्ति में असाधारण योग्यता है। साथ ही साथ अन्य एजेंसी हाउसों में भी काकोजी की ख्याति हो गई तथा एक आध अन्य समूह से भी काम होने लगा। काकोजी आधुनिक विचारों के तथा महत्वाकांक्षी थे। भविष्य की योजनाएं बनाते थे। 9 जुलाई 1918 के शुभ दिन बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड की स्थापना। चारों भाइयों का बराबर हिस्सा। आज ये कंपनी विश्व विख्यात हो गई है। एक छोटा सा बीज सघन वृक्ष हो गया, जिसकी शीतल छाया में हम लोग फल फूल रहे हैं। प्रायः सभी अंग्रेजी कंपनियों के ऑफिसों में अंग्रेज़ों के लिए लिफ्ट तथा बैठने का स्थान अलग था। काकोजी को ये बहुत अखरता था, उनको रंज था। उनकी राय में यह हिंदुस्तानियों के लिए बेइज्जती की बात थी। इस भावना ने उन्हें प्रेरणा दी कि अंग्रेज़ों के ही क्षेत्र में उनसे आगे बढ़ें, उनसे अच्छे काम करें, जिससे उनकी आंखों में हिंदुस्तानियों की इज्जत बढ़े। बहुत सोच बूझकर उन्होंने जूट मिल बिठाने का निश्चय किया। 25 वर्ष के युवक के लिए उस समय ये बड़े साहस की बात थी। परिवार में किसी ने भी यह प्रस्ताव पसंद नहीं किया। सबको आशंका थी कि इसमें जोखिम है, अपने वश की चीज़ नहीं है। असफलता मिली तो सारे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। काकोजी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनका लक्ष्य अर्जुन के बाण की तरह अचूक था। उन्होंने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को समझाया कि मुझ में हिम्मत है, आत्मविश्वास है। मैं अपने कमाए हुए धन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिलेगी, आप लोग चिंता न करें, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। एक प्रकार से परिवार की स्वीकृति मिल गई। 15 अगस्त 1919 में बिड़ला जूट मिल नामक कंपनी की स्थापना। उन्हीं दिनों मार्च 1920 में उन्होंने दिल्ली में कपड़े की एक पुरानी मिल खरीदी थी 4 लाख रुपए में। यह उनका पहला प्रयत्न था कारखाना चलाने का। उनका मानना था कि इस मिल से कारखाना चलाने का अनुभव हो जाएगा। इस मिल में उन्होंने बड़ी मेहनत की। रोज़ 10-12 घंटे इस मिल में बिताते थे। एक एक मशीन को ध्यान से समझते थे, उसको खुद चलाते थे। हिसाब किताब, लेवा बेची, ये सब काम समझकर मिल में प्रस्तुत करते थे। इस कारखाने को सफलतापूर्वक चलाने से कुछ हिम्मत आई। जूट मिल के विषय में और आगे बढ़ें। रुपयों का इंतजाम किया। एक अंग्रेज़ प्रशासक मैकगोवन को रखा, जिसे जूट उद्योग का अनुभव था। मशीनें खरीदनी शुरू की। जमीन लेने की चेष्टा। जूट उद्योग में इस बात का काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, खासकर अंग्रेज़ों में। उनको बड़ा गुस्सा आया। एक हिंदुस्तानी युवक 25-26 वर्ष का जूट मिल की स्थापना कर रहा है, इतना दुराग्रह। भय भी लगा कि उसे सफलता मिलेगी तो और हिंदुस्तानी भी इस उद्योग में आएंगे, हमारी मोनोपोली ट्रस्ट टूट जाएगी। काकोजी की स्कीम में दुर्भावना से विघ्न डालने का निश्चय। काकोजी ने यहाँ ज़मीन पसंद की थी, वहाँ एक प्रसिद्ध बड़े साहब ने ज़मीन लेनी शुरू कर दी। काकोजी जो ज़मीन खरीद रहे थे, उसके बीचों बीच ज़मीन के 2-3 टुकड़े उसने ऊंचे भाव में खरीद लिए। काकोजी को काफ़ी धक्का पहुंचा। काम सफलतापूर्वक समाप्त होने जा रहा था, अचानक ही ये कठिनाई। काकोजी ने दूसरी ज़मीन पसंद की, पर इस बार भी ठीक वही हालत। काकोजी सोच विचार कर बड़े साहब के पास गए। पूछा, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? आपको क्या लाभ होगा? ये तो अनुचित काम है। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें देखना चाहता था, अब तुम मेरे पास आ गए हो, भविष्य में कोई विघ्न नहीं डालेगा। जूट मिल की योजना के कुछ समय पश्चात 9 अगस्त 1921 के दिन ग्वालियर में जियाजी राव कॉटन मिल की स्थापना। दोनों उद्योग एक साथ तैयार हो रहे थे। इसी बीच रुपए का मूल्य पाउंड के मुकाबले में गिर गया। कारखानों की लागत बहुत बढ़ गई। रुपयों का अभाव हो गया। चारों तरफ से आफतें आईं। अंधकार ही अंधकार।
इतने रुपयों का इंतजाम कैसे होगा, कौन देगा? नहीं तो क्या होगा? काकोजी को भयंकर चिंता, अपने परिवार में भी चिंता। प्रायः सब सदस्य काकोजी को उल्मा देने लग गए। हमने तो पहले ही सलाह दी थी कि ये काम अपने लायक नहीं है। इस मौके पर दो व्यक्तियों ने काकोजी की बड़ी सहायता की। एक तो पूज्य बाबूजी ने तथा दूसरे महाराजा ग्वालियर ने। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे काम काबू में सफलता मिली। ग्वालियर नरेश की काकोजी से जान पहचान कैसे हुई, ये भी दिलचस्प किस्सा है। महामना मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। एक बड़ी मीटिंग की। 30-35 राजा महाराजा, जमींदार तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। पूज्य मालवीय जी का काकोजी से प्रेम था, वे भी आए। मालवीय जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा तथा हर एक व्यक्ति से पूछकर उसी मीटिंग में चंदे की घोषणा। पूज्य काकोजी की बारी आई। मालवीय जी ने उनसे पूछा। उनको 1 लाख रुपए की उम्मीद थी। चंदा देने वालों में सबसे ऊंचा नाम ग्वालियर नरेश का था, 3 लाख का चंदा। काकोजी उदार तो थे ही, उनको जोश आया। सोचा क्यों न सबसे ऊंचे चंदे का मुकाबला करूं। मालवीय जी को आश्चर्य तथा प्रसन्नता। माइक पर घोषणा की। हिंदुस्तान के एक बड़े विख्यात उद्योगपति तथा दानी श्री घनश्याम दास जी बिरला ने 3 लाख रुपए देने का वायदा किया है। सब राजा महाराजा अवाक हो गए। ये कौन व्यक्ति है जो हमसे होड़ ले रहा है? किसकी इतनी शक्ति है कि 3 लाख रुपए दे सकता है? मीटिंग खत्म हुई। ग्वालियर नरेश की इच्छा कि काकोजी से मिलें। मालवीय जी ने परिचय कराया। इसके पश्चात दोनों में बड़ा मेलजोल हो गया। महाराज साहब की प्रेरणा से ही मिल की स्थापना ग्वालियर में की। सन 1920 के आसपास लंदन में ईस्ट इंडिया प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड की स्थापना। गब्बे नामक आदमी को उसका मैनेजर बनाया। हेसियन बोरों के निर्यात का काम शुरू किया। गब्बे इस कार्य में निपुण था। अगले 30-35 वर्षों तक, जब तक वह मैनेजर था, प्रत्येक वर्ष कमाई की। सन 1925 में पूज्य काकोजी ने श्री राधा किशन जी सोनथलिया से केशोराम कॉटन मिल खरीदी। उस समय मैनेजिंग एजेंट होते थे। सोनथलिया जी को इस मिल की कमीशन में साझेदार बनाया। सन 1925 तक काकोजी ने 4-5 उद्योग एवं 2-4 व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर ली थीं। कई कठिनाइयां आईं। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे सफलता मिलती गई। अच्छे अनुभवी मैनेजर मिलते नहीं थे, पर काकोजी में हिम्मत थी। खुद काम सीखते थे तथा अपने मैनेजरों को सिखाते थे। सन 1926 में पूज्य माँ का स्वर्गवास हुआ। काकोजी ने इस विपत्ति का भी बहादुरी से सामना किया। सन 1926 में कलकत्ता में हिंदू मुसलमानों का भयंकर दंगा हुआ। हजारों व्यक्ति मारे गए। इस अवसर पर काकोजी जकरिया स्ट्रीट स्थित अपने मकान में आ गए। इस मकान के एक तरफ मुसलमानों की बस्ती थी तथा दूसरी तरफ हिंदुओं की। यह पाड़ा सबसे खराब था। भयंकर घटनाएं इसी स्थान के आसपास हो रही थीं। एक दूसरे को कत्ल करना, रात दिन बंदूकें चलाना, आग लगाना, हर हर महादेव तथा अल्लाहो अकबर के नारे। भयानक वातावरण था। अपने मकान पर भी मुसलमानों ने 2 बार आक्रमण किए। काकोजी तथा उनके मित्रों ने बंदूक की गोलियों से उत्तर दिया। उनके आक्रमण विफल रहे। इस दंगे में काकोजी ने बड़ी बहादुरी दिखाई। अपनी जान की परवाह न करके अपने साथियों के साथ बंदूक लेकर मुसलमान पाड़ों में जाकर घुसकर सैकड़ों हिंदुओं को बचा कर लाए तथा उनके रहने खाने पीने का समुचित इंतजाम किया। साथियों में थे प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का, राजकुमार जी भुवाल का, राजकुमार जी जालान आदि। कई साथियों ने उन्हें सलाह दी कि आप इतनी जोखिम क्यों उठा रहे हैं, पर वे अपने निश्चय पर अडिग थे। हिंदुओं को तो बचाया ही, पर हिंदुओं के पाड़े के मुसलमानों की भी रक्षा की। जकरिया स्ट्रीट के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के हिंदू ग्वाले, कहार, भूमिहार रहते थे। इन सब में काकोजी का नाम प्रसिद्ध हो गया। सैकड़ों हिंदू पाड़े के हिंदू उनसे प्रार्थना करते कि मुसलमान पाड़े में हमारे भाई बंधु हैं, आप उन्हें बचाइए। काकोजी सबका कष्ट समझते और जहाँ तक संभव था चेष्टा करते। दंगा शांत होने के बाद हजारों हिंदू जब वापस अपने गांव देश गए, बिरला जी का नाम चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया।
सन 1927 में लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव था। काकोजी ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया, तैयारी की। बलिया से चुनाव लड़ना उचित लगा। उस समय के लाखों व्यक्ति हिंदू मुस्लिम दंगे के समय में कलकत्ता में थे तथा उनको बिरला जी पर बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसके आगे का अंश अगले वीडियो में सुने।